गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ा रहे हैं। तो उन्हीं अनुप्रयोगों में हम आज पढ़ा रहे हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि कोई अनंत लंबाई का तार है, बहुत कम मोटाई है इस तार की, और अनंत लंबाई का कोई तार है और इस तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। आइए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ये मानेंगे, क्योंकि ये अनंत लंबाई का तार है, इसकी लंबाई का हमें कोई अंदेशा नहीं है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो यहां पर हमें यह दिया है कि माना इस तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। माना तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है? रेखीय आवेश घनत्व का मान होता है एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, अर्थात इस तार के 1 मीटर लंबाई पर उपस्थित आवेश इस तार का रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। तो अर्थात अगर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, माना इस तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर होगा, अब हम इसमें लंबाई क्या देखेंगे, लैम्डा बराबर सूत्र होगा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होगा कुल लंबाई, ये कुल आवेश बटे लंबाई। अब हम यहां पर लैम्डा बराबर कुल आवेश और लंबाई को हम क्या माने, तो हम यहां पर एल लंबाई लेंगे, क्योंकि हम इसकी एल लंबाई पर ही एक गॉसियन बेलन बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल लंबाई का गॉसियन बेलन ले रहे, तो हम यहां पर एल मान लेंगे लंबाई की जगह पे, और माना उस लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी है, क्यू है। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर जो हम गॉसियन बेलन बनाएंगे उस गॉसियन बेलन की लंबाई एल है और उस गॉसियन बेलन के अंदर उपस्थित आवेश क्यू है। तो हमने आवेश की जगह पे क्यू रख दिया, लंबाई जगह पे एल। एल मतलब यहां पर जो गॉसियन बेलन बनाया जाएगा उसकी लंबाई। अब इस सूत्र से Q बराबर आ गया लैम्डा इंटू एल। इस समीकरण का हम कहीं ना कहीं इसका यूज करेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम यहां पर इस जो ये आवेशित तार है, धनावेशित तार है, इसके चारों ओर एक गॉसियन बेलन की रचना करते हैं और हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां निकालनी है। माने तार है, इस तार के निकट आर दूरी पे कोई बिंदु है P, इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पे इधर और आर दूरी पे इधर एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो यहां पर हम वही करने जा रहे हैं। हमने यहां पर ये जो बाहर है ये क्या है, गॉसियन बेलन या गॉसियन पृष्ठ। तो हमने यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ इस तार के चारों ओर बना दिया। ये गॉसियन पृष्ठ ऐसा होगा कि इस गॉसियन पृष्ठ के पर ही वो बिंदु होंगे जिन बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम इस तार से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो आर दूरी पे जो बिंदु आएंगे वो सब बिंदु कहां पर होंगे, गॉसियन पृष्ठ पे होंगे। वो आर दूरी पे वाले बिंदु यहां पे हो सकते हैं। तो ये वाला बिंदु भी क्या है, गॉसियन पृष्ठ पे है। अब कैसे निकालेंगे इसको, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस गॉसियन पृष्ठ के हम जो है एक ये वाला गॉसियन पृष्ठ हो गया, गॉसियन बेलन हो गया। इस गॉसियन बेलन पर जो ये वक्रीय भाग है, वक्र पृष्ठ वाला भाग है, इस पे एक अल्पखंड ऐसा मान लेते हैं। ये वाला एक अल्पखंड ऐसा मान लेंगे यहां पे,
और इस अल्पखंड का क्षेत्रफल हम मानते हैं ds1। तो माना इस गॉसियन जो पृष्ठ है इसके वक्रीय भाग पर कोई अल्पखंड है, इस अल्पखंड का पृष्ठ क्षेत्रफल ds1 है। तो यहां पर इसके इस अल्पखंड के पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा ds1 ये अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, क्योंकि इस खंड पर अभिलंबवत बाहर की जो दिशा होगी वही इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा होगी। और इस अल्पखंड के इस बिंदु पर P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये P बिंदु इस तार से r दूरी पर है, तार की मोटाई नगण्य है यहां पे। तो इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी? इस धनावेश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहां पर ये आ गई बाहर की ओर E। माना यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या इन बिंदुओं पर E। तो हम यहां पर ये देखेंगे इस गॉसियन पृष्ठ का जो ये वाला भाग है वक्रीय भाग, ये वाला, इस वक्रीय भाग के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, क्योंकि प्रत्येक भाग जो होगा ये इस तार से एक समान दूरी पर होगा, एक समान दूरी r पर होगा। ठीक है, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी दिशा में है और क्षेत्रफल की दिशा भी यहां पर वही है। तो यहां पर E और ds1 के बीच का कोण क्या आ गया? 0 अंश। अब हम यहां पर इस गॉसियन पृष्ठ का एक खंड ये भी देखते हैं, ये समतल पृष्ठ, इस समतल पृष्ठ का भी एक अल्पखंड लेते हैं हम ऐसा, ये, और इसकी इस समतल पृष्ठ का जो वृत्तीय समतल पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल माना S2 है। तो इसके इस अल्पखंड का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं ds2। ये वाली दिशा क्या हो गई? इस समतल पृष्ठ के अल्पखंड के क्षेत्रफल की दिशा ये इधर की ओर होगी, और ये क्षेत्रफल कितना दर्शा रहा है? ds2। तो इस अल्पखंड का क्षेत्रफल ds2, और यहां पर जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां की ओर होगी? इस दिशा में। वैद्युत क्षेत्र कहां की ओर होगा? इस दिशा में। तो यहां पर इस समतल पृष्ठ के अल्पखंड पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा के बीच का जो कोण है वो कितना है? 90 अंश है। इसी प्रकार से एक इसी गॉसियन पृष्ठ का एक समतल पृष्ठ यहां भी होगा, ये वाला। इस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल माना S3 है। तो इसके अल्पखंड पर, इसका भी हम एक अल्पखंड लेते हैं यहां पे, और इस अल्पखंड पर हम क्या करते हैं? पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा देखते हैं। तो अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है S3, तो इसके अल्पखंड का क्षेत्रफल हमने मान लिया ds3। अब यहां पर पृष्ठ क्षेत्रफल अभिलंबवत बाहर की ओर है, और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये होगी इस दिशा में। इस बिंदु पर जो धनावेश होगा इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कहां की ओर होगा? बाहर की ओर, धन से बाहर की ओर। तो यहां पर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई DE। तो हम यहां पर देख रहे हैं, सॉरी ये E, DE मत कीजिए, E कीजिए इसको। तो यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा के बीच का जो कोण है ये भी क्या है? 90 अंश। अब हमारे पास आ गया कि जो ये गॉसियन बेलन है इसके वक्रीय भाग पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण 0 अंश। इसके इन समतल पृष्ठों पर, ये वाला और ये वाला, इन पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण क्या है? 90 अंश है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से जाने वाला हम क्या निकालेंगे? कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हम ये निकालेंगे कि इस गॉसियन बेलन के अंदर जो ये आवेश है, यहां से यहां तक की आवेश है, इस आवेश के कारण इस गॉसियन बेलन से जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तो कैसे निकलेगा देखते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हम यहां पर नोट कर दे रहे हैं, Q बराबर लैम्डा इंटू L। अब हम क्या निकालेंगे? इसके लिए हम यहां पर कि गॉसियन पृष्ठ या बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
कुल वैद्युत फ्लक्स। तो ये कुल वैद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा? माना इस गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई है, तो फाई बराबर होगा फाई 1 का मतलब वक्रीय भाग से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, प्लस फाई 2 का मतलब इस समतल पृष्ठ से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, प्लस फाई 3 का मतलब इस वाले समतल पृष्ठ से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या है? अगर मैं कह रहा हूं इससे जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो मतलब इस पृष्ठ से अभिलंबित जाने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबित जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या ही उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो हम यहाँ पर वक्रीय पृष्ठ से जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या देखेंगे और इन समतल पृष्ठों से जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या देखेंगे। वही वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। तो इस वक्रीय पृष्ठ से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई 1 और इन समतल पृष्ठों से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है? फाई 2 फाई 3। अब इनके मान क्या होंगे? तो हम जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है? इंटीग्रेशन E डॉट ds, कि वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन ही क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो यहां पर हम इस मान को रखेंगे, तो फाई बराबर आ जाएगा फाई 1 का मान मतलब इस वक्रीय भाग से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या मानी है? E और ds1। जैसे इसके लिए हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहां से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे? पहले इस छोटे खंड से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स देखेंगे। तो यहां से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? इससे जाने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा E डॉट ds। ठीक है। अब तब इस पूरे वक्रीय पृष्ठ से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन। ठीक है। तो यहां पर हम वही निकाल रहे हैं कि इस वक्रीय भाग से जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ही हो जाएगा, प्लस फाई 2 इस दूसरे वाले से जाने वाला वैद्युत, ये इस वाले पृष्ठ से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा E डॉट ds2, फिर प्लस तीसरे ये इस वाले समतल पृष्ठ से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई 3 बराबर होगा इंटीग्रेशन E डॉट ds3। चाहे तो हम इसको E1 E2 E3 भी कर सकते हैं। तो फाई बराबर ये आ जाएगा E डॉट ds1, यहां पे E डॉट ds1 ये कितना आएगा? यहां पर E और ds1 के बीच का कोण क्या है? 0 अंश। तो A डॉट B से खोलेंगे इसको हम, तो आएगा A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा। तो यहां क्या आएगा? E डॉट ds1 बराबर क्या होगा? E ds1 इंटू कॉस थीटा की जगह पे 0 अंश, प्लस इंटीग्रेशन यहां पर क्या आएगा? ये वाला E ds cos 90। क्यों? क्योंकि E और ds2 के बीच का कोण, E और ds2 के बीच का कोण क्या है? 90 अंश है। फिर प्लस इंटीग्रेशन E ये वाला E डॉट ds3, तो E और ds3 के बीच का कोण क्या है? 90 अंश। तो यहां पे आएगा E डॉट ds3 का मान आएगा E ds3 cos 90। और हमने प्रत्येक सूत्र को हम किस मेथड से खोल रहे हैं? A डॉट B बराबर क्या होता है? A B cos थीटा। इस सूत्र से हमने यहां पर प्रत्येक स्टेप को खोला है। यहां पर थीटा बराबर 0 और इन दोनों में थीटा बराबर क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब इससे आगे अगर हम हल करें तो फाई बराबर आएगा E ds1 cos 0 1 हो गया, तो ये ऐसा आ जाएगा। बाकी ये प्रत्येक स्टेप क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि cos 0 cos 90 0 होता तो ये टर्म 0 हो गया, cos 90 0 होता तो ये टर्म भी 0 हो गया। अब क्या आएगा? फाई बराबर ये देखिए ये आ गया इंटीग्रेशन E डॉट ds1 या E इंटू ds1, या इसको हम ये कहेंगे
कि वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन या वैद्युत क्षेत्र का इस S1 के सापेक्ष समाकलन, S1 क्या है? S1 है इस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यह है S1 या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। S1 का मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, S1 का मान होगा वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और इसका मान होता है पाई आर एल। एल क्या है यहां पे? इस बेलन की लंबाई है। तो यहां पर आ जाएगा फाई बराबर इंटीग्रेशन ई ds1। इसके आगे हम हल कैसे करेंगे? ये देखिए, इस वक्र पृष्ठीय भाग पर, इस भाग पे यहां जो है हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एक समान होगी, ई होगी। अगर यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, यहां भी ई होगी, यहां भी ई होगी, यहां भी ई होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बिंदु की, इन प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या है? तार से एक समान है। तो इस वक्र पृष्ठ के हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह पे क्या होगी? ई होगी। इसीलिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इस S1 पृष्ठ क्षेत्रफल पे, इस वक्र पृष्ठीय भाग पर E को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। इसलिए E को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले रहे हैं और ये आ गया इंटीग्रेशन ds1। अब इससे आगे हल करेंगे हम, तो ये आ जाएगा φ1 बराबर E S इंटीग्रेशन ds1 का मान क्या आता है? S1 1 है, यहाँ पे 1 का S1 के सापेक्ष समाकलन S1 सूत्र है। ये किस सूत्र से हुआ? इंटीग्रेशन dx बराबर होता है x, इसलिए इंटीग्रेशन ds1 बराबर S1। अब हम इससे आगे अगर इसको हल करें, ये आ जाएगा फाई बराबर E और S1 का मतलब है इस बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ S1 माना हमने, और इसका मान होता है पाई 2 पाई RL, 2 पाई RL। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई RH। h क्या? बेलन की ऊंचाई। तो यहां बेलन की ऊंचाई या लंबाई कितनी मानी है? L मानी गई है। और इस L लंबाई में कितना आवेश है? Q आवेश। इस L लंबाई में कितना आवेश है? Q आवेश है। माना यहां से लेके यहां तक बेलन की लंबाई L है, और इस L लंबाई में कितना आवेश समाहित है? Q आवेश। हमने ये मान लिया, ठीक है। यहां पहले हम इसको मान चुके थे कि L लंबाई का गॉसियन बेलन है, और इस L लंबाई के गॉसियन बेलन के अंदर यहां से लेके यहां तक कितना आवेश है? Q आवेश। तब हमने लैम्डा बराबर Q अपॉन L किया था, तब Q बराबर लैम्डा इंटू L आया था। ये समीकरण नंबर 1 में आया था। अब यहां पर इसको अगर हम हल कर रहे हैं, फाई बराबर E S1, तो फाई बराबर E और S1 का मान हम क्या करेंगे? S1 मतलब इस बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई RH। H का मतलब ऊंचाई। ऊंचाई कितनी इसकी? L। तो ये आ जाएगा। अब हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसके बाद कैसे करेंगे? अब हम यहां पर गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे कि इस बंद पृष्ठ, इस गॉसियन जो पृष्ठ है, जो ये बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो इस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होगा। तो अब हम यहां पर गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे कि गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई माना है हमने, माना इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है? फाई। तो उसका मान क्या आएगा? फाई बराबर हो जाएगा क्या? इस पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश यानी Q और इंटू 1/ε0। ये है गॉस की प्रमेय कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश Q के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। तो Q का मान हम समीकरण नंबर 1 से रखेंगे, फाई बराबर 1/ε0
इंटू ये लैम्डा एल, समीकरण नंबर 1 से आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। तो यहां पर ये समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नंबर 2 और 3 से अब क्या निष्कर्ष निकला? तो समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 और 3 को अगर आगे हल करें, देखिए फाई का मान यहां पर ये है, अब फाई का मान यहां ये है, तो ये दोनों मान भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इन दोनों मानों को बराबर करने पर क्या आ जाएगा? ये वाला मान e इंटू 2 पाई आर एल, ये किसके बराबर होगा? इस वाले मान के बराबर होगा। क्या? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, ये गुणा होके क्या गया? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इनको हल कीजिए आगे। तो यहां से क्या आ गया? E बराबर आ गया, E बराबर ये इसके अपॉन में चल जाएगा, L से L कैंसिल हो गया, क्या आ गया? लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, 2 पाई आर यहां चले गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम 1 इंटू ये, तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपॉन आर, या तो ऐसा लिख दीजिए, या अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हम, ठीक है, तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2 टू द 4, 2 दूनी 4, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां क्या क्या? 2 लैम्डा अपॉन आर। तो ये हमारा जो आया कि E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, यही हमारा फाइनल फॉर्मूला है, अंतिम सूत्र है कि अनंत लंबाई वाले आवेशित तार के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? उस तीव्रता का मान E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर। तो यहां पर E जो है R के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। E क्या है? R के व्युत्क्रमानुपाती यहां पे। तो इस प्रकार से यहां पर अगर हम E और R के बीच सूत्र देखें, E और R के बीच ग्राफ देखें, E और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो E और R के बीच अगर हम यहां पे ग्राफ देखें, तो ये ग्राफ इस टाइप का आता है। ये अर्थात जब R का मान बहुत कम होगा तो E का मान काफी ज्यादा है। इस टाइप का आएगा ये। R का मान जैसे से कम है तो E का मान बहुत ज्यादा, R का मान बढ़ने पर E का मान क्या लगातार घट रहा है। आज हमने यहां पर ये देखा कि अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित अगर हमारे पास कोई तार है, तो इस तार के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन r होता है। यहां पर यह दिया हमको कि इस तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है, अर्थात इस तार के एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा लैम्डा है, और इस तार से r दूरी पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। थैंक यू।